क्या हो जब आप खोए हुए अपने साथियों को ढूंढने के लिए टाइम ट्रेवल करके 10 करोड़ साल पीछे जाओ और वहां से वापस आते आते गलती से एक खूंखार डायनासोर को असली दुनिया में ले आओ। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत दो माउंटेन क्लाइंबर से होती है जो पहाड़ चढ़ने के दौरान एक अनजान गुफा की खोज करते हैं। फिर गुफा के अंदर जाने पर उन्हें प्राचीन चित्र मिलते हैं जिनमें इंसानों को डायनासोर के साथ दिखाया गया था। इसके अलावा गुफा की दीवारों पर कुछ मैसेज भी लिखा था। इसके बाद कहानी लॉस एंजलिस शहर में शिफ्ट होती है जहां एक मिलिट्री टीम नेवल रिसर्च हेडक्वार्टर पहुंचती है। वहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर फ्रैंक रेनो से जो एक मिलिट्री साइंटिस्ट और नेवी फोर्स प्रोग्राम के डायरेक्टर थे। वे उस मिलिट्री टीम को एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी देते हैं। डॉक्टर फ्रैंक उन्हें बताते हैं कि साल 1949 में एक रिसर्च टीम को 70 साल पहले पास्ट में भेजा गया था ताकि टाइम ट्रेवल से जुड़ी थ्योरीज की जांच की जा सके, लेकिन वो मिशन बुरी तरह फेल हो गया और पूरी टीम रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। इसके बाद यह प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हाल ही में मिली गुफा की खोज और उसमें मिला वह संदेश यह साबित करता है कि वे वैज्ञानिक अभी भी जिंदा हो सकते हैं। इस गुफा की खोज के बाद मिलिट्री ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का फैसला किया था। अब एक नई रेस्क्यू टीम को अतीत में भेजा जाएगा ताकि वे उन लापता वैज्ञानिकों को ढूंढकर वापस ला सके। जब मिलिट्री टीम को इस मिशन में शामिल होने का मौका मिलता है तो हर टीम मेंबर खुशी खुशी तैयार हो जाता है और उन सभी के मन में एक जिम्मेदारी का एहसास और एक रोमांचक यात्रा की उम्मीद होती है। फिर जैसे ही मिलिट्री टीम टाइम ट्रेवल के लिए तैयार होती है तब डॉक्टर फ्रैंक सभी को एक खास दवा देते हैं जो सफर के दौरान चक्कर या अन्य दिक्कतों से बचने के लिए होती है। सब कुछ तैयार होते ही सैनिक एक कतार में खड़े होकर टाइम पोर्टल में प्रवेश करते हैं और सभी सैनिक 70 साल पहले पास्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक सैनिक गायब है। फिर वो अचानक देखते हैं कि वो गायब सैनिक एक पेड़ से जुड़कर मर चुका है। टाइम ट्रेवल के दौरान उसकी बॉडी उस पेड़ के साथ फ्यूज हो गई थी। इस हादसे से सब दुखी होते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट हिम्मत बांधते हैं और टीम से कहते हैं कि हमें मिशन पर ध्यान देना होगा चाहे कुछ भी हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फ्रैंक एक डिवाइस सेट करते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि वो अभी भी ठीक काम कर रहा है। जब उनसे इसके बारे में पूछा जाता है तो वे बताते हैं कि यह डिवाइस वार्म होल को खुला रखता है, यानी जब तक यह काम करता रहेगा वे वापस अपने समय में लौट सकते हैं। फिर कुछ देर पैदल चलने के बाद टीम उस पहाड़ पर पहुंचती है जहां वो गुफा पेंटिंग्स मिली थी। फिर जब वे ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो एक विशाल जीव उन्हें चौंका देता है, लेकिन डॉक्टर फ्रैंक उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि यह एक शाकाहारी जानवर है, कोई खतरनाक जानवर नहीं। अभी वे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एक सैनिक पर एक खतरनाक पौधा हमला करता है और उसके चेहरे पर तेजाब जैसा कोई लिक्विड छिड़क देता है। वह दर्द से चिल्लाते हुए पास में एक पानी के तालाब में गिरता है। यह देख बाकी लोग उसकी मदद करने दौड़ते हैं, लेकिन तभी एक मगरमच्छ उन पर हमला कर देता है और एक और सैनिक मारा जाता है। लेफ्टिनेंट और ज्यादा नुकसान से बचने के लिए टीम से कहता है अब हमें बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। फिर जैसे जैसे वे जंगल में और गहराई तक जाते हैं एक सैनिक बर्क अचानक रुक जाता है। उसे लगता है कि आसपास कुछ छुपा हुआ है। लेफ्टिनेंट यह सुन आगे बढ़कर इसकी जांच करता है और टीम को भरोसा दिलाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी एक डायनासोर झाड़ियों से छलांग लगाता है और लेफ्टिनेंट को खींचकर अंदर ले जाता है। इस अफरा तफरी के बीच बर्क पर भी एक और जीव पीछे से हमला कर देता है। अब हर नए खतरे के साथ टीम के सदस्य कम होते जा रहे थे और हर मोड़ पर जान का खतरा मंडरा रहा था। इस भारी हालत को देखकर मैनरिकेज नाम का एक और सैनिक डर के मारे भागने लगता है और बाकी टीम भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। पीछे से वो जंगल वाला जीव उनका पीछा करता है। फिर एक गुफा के पास पहुंचते ही एक और सैनिक पर डायनासोर हमला कर देता है, लेकिन तभी गुफा से 3 अनजान लोग बाहर निकलते हैं जो पत्थर की नोक वाले भालों और तीर कमान से डायनासोर पर हमला करते हैं। इस बीच डॉक्टर फ्रैंक दूसरी दिशा में भागते हैं ताकि वो उस जीव से बच सके, लेकिन जब वे एक जगह रुककर सांस लेते हैं तो उनके पीछे एक और डायनासोर आ जाता है जो उन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी अचानक एक रूथ नामक महिला आकर डॉक्टर फ्रैंक को बचा लेती है। वह कोई और नहीं बल्कि उसी पुरानी खोई हुई टीम की एक सदस्य थी। फिर रूथ डॉक्टर फ्रैंक को गुफा में लेकर जाती है जहां बाकी बचे हुए सर्वाइवर मौजूद थे। वहां पता चलता है कि एक सैनिक डायनासोर के हमले से घायल हो गया था। तभी एरिक रेनो नाम का एक आदमी जो डॉक्टर फ्रैंक का भाई और उस पहली टीम का हिस्सा था वह बताता है कि उन 21 में से अब सिर्फ 4 ही बचे हैं। बाकी सभी इन बीते 6 सालों में मारे जा चुके हैं। जो इस
टाइमलाइन में 50 साल के बराबर है। फिर सर्वाइवर टीम के सदस्य चीफ स्टार्क आए हुए सैनिकों से कहते हैं कि अब उन्हें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। सभी सतर्कता से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाकर एक छोटे से तालाब के पास रुकते हैं। तभी एक सर्वाइवर यह चेतावनी देता है कि घायल सैनिक अगर किसी तरह बच भी गया तो भी संक्रमण के कारण उसकी जान बचना मुश्किल है। जैसे ही वो इस पर बात कर रहे होते हैं, पास से एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। सभी लोग डर के मारे छुपने लगते हैं क्योंकि एक खतरनाक शिकारी उनके पास आ रहा था। घायल सैनिक बहादुरी दिखाते हुए अपने साथियों से कहता है कि उसे यहीं छोड़ दे और खुद की जान बचाएं। भारी मन से दो सैनिक उसकी बात मानकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ पलों बाद वह शिकारी जानवर वहां पहुंचता है और उस घायल सैनिक को बेरहमी से खा जाता है। पास में छुपे हुए एक सैनिक यह सब देख नहीं पाता और गुस्से में चिल्लाते हुए उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन तभी एक पुराना सर्वाइवर उसे खींचकर पीछे ले आता है और उससे कहता है भागो। पूरी टीम तेजी से एक गुफा की ओर दौड़ती है और उस शिकारी से बचने की कोशिश करती है। उस खतरनाक जीव को वे लोग बिग रेड नाम देते हैं और सभी लोग समझ जाते हैं कि ये दुनिया कितनी खतरनाक है। फिर उस रात पूरी टीम उसी गुफा में बिताती है। सभी लोग अपने अपने अतीत की बातें करते हैं, उस दुनिया की जिसे वे लोग पीछे छोड़ आए थे। फिर उनमें से एक सैनिक पूछता है कि लड़ाई में औरतों को क्यों शामिल किया जाता है। इस पर रूथ जवाब देती है कि बेटी जो एक सर्वाइवर है और साथ में नर्स भी है और वह खुद खाना भी बनाती है और साथ ही जंगल में बिताए समय की डायरी भी रखती रही है। इसी वजह से औरत को इस लड़ाई में शामिल किया गया था। फिर माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है जब उनमें से कोई यह कहता है कि रूथ को कभी डॉक्टर फ्रैंक पर क्रश था। डॉक्टर फ्रैंक थोड़ी देर बाद चीफ स्टार्क से बात करने गुफा के अंदर चले आते हैं और उन्हें दीवारों पर चित्र बनाते हुए देखते हैं। वे उनसे कहते हैं कि इन्हीं चित्रों की मदद से रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच सकी थी। फिर चीफ अपने परिवार के बारे में पूछते हैं। भारी मन से डॉक्टर फ्रैंक बताते हैं कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्हें कैंसर हो गया था और अब उनका बेटा उम्र में उनसे भी बड़ा हो चुका है। यह एक भावुक पल होता है जो उनके बीच के रिश्ते को और गहरा बना देता है। फिर रात का बचा हुआ पूरा समय डॉक्टर फ्रैंक अपने भाई एरिक के साथ बिताते हैं। वे अपने पुराने किए के लिए माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक उन्हें दिलासा देते हैं कि यह सब उनकी गलती नहीं है। उल्टा एरिक कहता है कि उन्हें गर्व है कि उन्हें वो अनुभव मिला जो शायद किसी और को कभी ना मिले। फिर अगली सुबह डॉक्टर फ्रैंक समय से ज्यादा सो रहे थे और बाकी सभी लोग पैकिंग करके पोर्टल की ओर लौटने की तैयारी कर रहे थे। एरिक उन्हें प्यार से उठाता है और सभी मिलकर सफर पर निकल पड़ते हैं। एरिक चेतावनी देता है कि वो शिकारी जीव हमेशा लीडर्स को ही पहले निशाना बनाता है, जिससे बाकी बची टीम बिखर जाती है। फिर एक सैनिक कहता है कि वो अपनी टीम के साथ ही रहना चाहता है और अब किसी और को खोना नहीं चाहता। थोड़ी देर चलते चलते सब लोग थक जाते हैं और थोड़ी देर आराम के लिए रुकते हैं। एक सैनिक जमीन पर लेट जाता है, जिस पर एरिक डॉक्टर फ्रैंक से पूछते हैं कि एंट्री पॉइंट किस दिशा में है। डॉक्टर फ्रैंक रास्ता बताते हैं और एरिक टीम को चलने को कहता है ताकि समय रहते वहां पहुंचा जा सके। लेकिन वापसी का यह सफर भी खतरों से भरा हुआ था। फिर अचानक से एक विशाल पक्षी उड़ता हुआ आता है और जमीन पर लेटे सैनिक को अपने पंजों में उठाकर ले जाता है। घबराया हुआ एक सैनिक तुरंत आसमान की ओर एक ग्रेनेड फेंकता है और उम्मीद करता है कि शायद वह पक्षी डरकर भाग जाएगा, लेकिन वह ग्रेनेड उस खतरनाक राक्षस बिग रेड को जगा देता है। कुछ ही पलों बाद वही विशाल पक्षी वापस आता है और पूरी टीम पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी एरिक एक तीर उठाता है और अपनी बहादुरी का एक और उदाहरण देते हुए उस पक्षी का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर कई घंटों तक जंगल में सफर करने के बाद आखिरकार टीम उस डिवाइस के पास पहुंच जाती है जिससे वे असली दुनिया में लौट सकते थे। डॉक्टर फ्रैंक तुरंत उसे एक्टिवेट करने में जुट जाते हैं। फिर एरिक जब उनसे आगे की योजना के बारे में पूछता है तो डॉक्टर फ्रैंक बताते हैं कि वह कैसिमर इफेक्ट को शुरू करने वाले हैं। यह एक काल्पनिक तकनीक है जिसमें निगेटिव मास वाले सूक्ष्म कणों का उपयोग करके स्पेस टाइम को मोड़ा जाता है, जिससे एक स्थिर वार्म होल बनाया जा सके। डॉक्टर फ्रैंक आगे समझाते हैं कि अगर ये कनेक्शन बंद नहीं किया गया तो वीक एनर्जी कंडीशन के कारण वार्म होल फैलता जाएगा और आखिर में वह सब कुछ निकल सकता है। यह सब सुनकर एरिक टीम को साफ करता है कि वह पोर्टल को बंद करने के लिए पीछे रुकने वाला है। सर्वाइवर टीम उसकी इस कुर्बानी का विरोध करती है, लेकिन मिलिट्री के सदस्य बिना समय गवाए पोर्टल की ओर बढ़ जाते हैं। डॉक्टर फ्रैंक जोर देते हैं कि सिर्फ वही इस डिवाइस को सही से चला सकते हैं। वे आगे कहते हैं कि उन्होंने असली दुनिया में काफी वक्त बिता लिया है, अब एरिक और बाकी लोगों को लौटने का मौका मिलना चाहिए। थोड़े झिझक के बाद सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं और सभी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। एरिक जाने से पहले फ्रैंक से वादा करता है कि वह जरूर लौटेगा
चाहे इसमें 60 साल और क्यों न लग जाए। रूथ भी एरिक के पीछे चल देती है, लेकिन पोर्टल में जाने से पहले रुक जाती है और डॉक्टर फ्रैंक आखिरी बार उसके माथे पर प्यार से चूमते हैं। लेकिन तभी फ्रैंक जैसे ही पोर्टल बंद करने की तैयारी करता है, वैसे ही बिग रेड अचानक वहां आ धमकता है और पोर्टल के भीतर कूद पड़ता है। नेवल रिसर्च हेडक्वार्टर में 4 सर्वाइवर और 2 मिलिट्री सैनिक वार्म होल से बाहर निकलते हैं। इस खुशी में वहाँ जश्न का माहौल था। नौसेना के कमांडर एलिस डॉन उन 2 सैनिकों से पूछते हैं कि बाकी टीम कहाँ है। जब उन्हें बताया जाता है कि बाकी लोग वापस नहीं लौट पाए, तभी एक जोरदार धमाके के साथ बिग रेड लैब में घुस आता है। सभी लोग जो अभी तक खुशियां मना रहे थे अचानक घबरा जाते हैं। पूरे लैब में भगदड़ मच जाती है। वो जानवर हर तरफ तबाही मचाता है और लैब के कर्मचारियों पर हमला कर देता है। फिर मिलिट्री टीम उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही उनकी गोलियां खत्म होने लगती है। कोई और रास्ता न देखकर वे बाकी लोगों के साथ छिपने लगते हैं। फिर जैसे ही बिग रेड और करीब आता है, मैरी केस डर के मारे अपने छिपने की जगह से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उस राक्षस का शिकार बन जाता है। इस अफरा तफरी में कमांडर डॉन, 4 सर्वाइवर और आखिरी बचे सैनिक लैब से भाग निकलते हैं, लेकिन डायनासोर भी लैब से निकलकर लॉस एंजलिस की सड़कों पर निकल जाता है। अब हालत और भी गंभीर हो चुके थे। डॉन, 4 सर्वाइवर और वह एक सैनिक मिलकर तय करते हैं कि उन्हें हर हाल में इस जानवर को रोकना होगा, इससे पहले कि यह शहर में व्यापक तबाही मचा दे। वे तुरंत डॉन की पार्क की गई कार में सवार होते हैं और उस जानवर का पीछा करते हुए तेजी से निकल जाते हैं। एक मुश्किल भरी पीछा करने के बाद वह जानवर कुछ देर तक उनका पीछा करता है, लेकिन फिर अचानक रास्ता बदलकर कहीं और चला जाता है। टीम किसी तरह बच निकलती है और एक पास के लैंडिंग पैड तक पहुंचती है, जहां एक सीहॉक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। हेलीकॉप्टर में चढ़ते ही कमांडर डॉन दूसरे विमान दल को लॉस एंजलिस की सड़कों पर उस डायनासोर को खोजने का आदेश देते हैं, लेकिन टीम को कोई सफलता नहीं मिलती। तभी एरिक सुझाव देता है कि बिना हीट सेंसर के वे उस प्राणी को नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वह एक्टोथर्मिक है, यानी उसका शरीर बाहरी तापमान पर निर्भर करता है। वह इसके बाद सर्वाइवर डॉन को बिग रेड के साथ हुई अपनी मुठभेड़ के बारे में बताते हैं। वे समझाते हैं कि उसकी त्वचा इतनी मोटी है कि सामान्य हथियार उस पर असर नहीं करते। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि वह जानवर सामान्य सोच से कहीं ज्यादा समझदार है, हमारे आम धारणा के उल्टा कि डायनासोर बुद्धिमान नहीं होते। तभी अचानक डायनासोर एक हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिससे आसमान में भीषण आग लग जाती है। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे गिरता है, 4 सर्वाइवर उससे कूदकर नीचे आते हैं और इस जीव का सामना करने का फैसला करते हैं। उनका प्लान था कि वे उस डायनासोर को 3rd स्ट्रीट टनल तक उसे लुभा कर ले जाएं और उसे वही फंसा दे। जैसे ही वे अपनी योजना पर अमल करते हैं, डायनासोर सच में उनका पीछा करते हुए टनल तक आ जाता है। उसी समय एक मिलिट्री टैंक वहां पहुंचता है और उसके साथ एक युवा डॉक्टर फ्रैंक भी आता है। उसकी उपस्थिति से डायनासोर एक बार फिर पीछे हट जाता है। एरिक युवा फ्रैंक से उसके बारे में पूछता है। फ्रैंक बताता है कि 1950 में घायल डॉक्टर फ्रैंक को खुद का अपना युवा क्लोन मिला था, जिसने उसे समय यात्रा तकनीक का सही इस्तेमाल करना सिखाया, इससे पहले कि वो अपनी जान गंवा देता। अब वही युवा फ्रैंक इस खतरे से निपटने के लिए वापस आया था। फिर जैसे ही प्लान को अंजाम दिया जाने लगता है, एरिक आगे आता है और खुद को चारे के रूप में पेश करता है। वह जानबूझकर डायनासोर का ध्यान अपनी ओर खींचता है और उसे टनल की गहराइयों तक ले जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए युवा फ्रैंक तुरंत डिवाइस को डायनासोर के खुले मुंह की ओर निशाना बनाता है और उसे एक्टिवेट कर देता है, जिससे वह जीव अपने समय में वापस भेज दिया जाता है। मिशन के सफल हो जाने के बाद युवा फ्रैंक 1950 के लिए एक पोर्टल खोलता है और सभी को उसमें लौटने का मौका देता है। रूथ और चीफ स्टार्क उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन पोर्टल को बंद करने के लिए किसी एक को यही रुकना होगा। एरिक आगे बढ़कर स्वेच्छा से रुकने की बात करता है। उसकी प्रेमिका बेटी यह सुनकर चौंक जाती है, लेकिन फिर वह भी उसके साथ रुकने का फैसला करती है। पोर्टल में जाने से पहले दोनों एक भावनात्मक विदाई लेते हैं। इसके बाद फ्रैंक, रूथ और बाकी सर्वाइवर पोर्टल में जाते हैं। फिर जैसे ही वे सब चले जाते हैं, एरिक डिवाइस को डीएक्टिवेट कर देता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।